Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की इस खास पेशकश में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो सेट है सेट नंबर 33 है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेट में हम 18 जनवरी 2017 में हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि यह प्रश्न डेफिनेटली आगे आने वाले एग्जाम्स में जो आपके एनटीपीसी के दिसंबर में होने हैं उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ तैयारी करते जाएं और अपने तैयारी को सुदृढ़ बनाते जाएं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से नाराज हूं, इसलिए ऐसा क्योंकि आप लोग सेट 32 को देख ही नहीं पाए। पता नहीं क्यों, भूल गए क्या? भाई हमारे चैनल पर सेट 32 भी आ चुका है, जाइए जाकर देखिए, बहुत ही यूजफुल है। और यह सेट 33 है। ऐसा यदि चलता रहा तो 4-5 सेट के बाद यह बंद हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों अपना रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि हम लोगों में उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। आज का शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले, मतलब सबसे पहले मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न काफी शानदार है, फिजिक्स का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को देखिए कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किसी समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न का सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक रंग कौन कौन है। आप लोग यदि प्रकाश चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाश से संबंधित जितने भी वीडियोज है आपको मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप लोग जाकर देखिए। फिलहाल हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक रंग क्या है, मतलब जो प्राथमिक रंग होते हैं वो किसे कहते हैं। तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। ठीक है, इसको आप आरजीबी के नाम से याद रख सकते हैं, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राथमिक कलर कहलाता है। दो टाइप का होता है, प्राथमिक रंग होता है, द्वितीयक रंग होता है। तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग हो गया। और द्वितीयक रंग की बात करें तो सियान, मैजेंटा और पीला होता है। ठीक है, उसको आप लोग CM22 से रख सकते हैं याद। ओके, आरजीबी प्राथमिक कलर और CM22 द्वितीयक कलर। और हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्राथमिक कलर को तीनों को मिला दीजिएगा, लाल, हरा, नीला को मिला दीजिएगा तो वापस से आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यदि हम तीनों प्राथमिक कलर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न हो गया है। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। जिस वक्त यह प्रश्न पूछा गया था उस वक्त बिपिन रावत भारतीय सेना के प्रमुख थे, लेकिन वर्तमान समय में आपको याद होगा मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। यदि आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी मनोज मुकुंद नरवणे को बुलाए और वहां अपने तरफ का आर्मी का सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किए। याद होगा ना? और यदि नहीं याद है तो प्लीज करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी आप रोज फॉलो कर सकते हैं, काफी ज्ञान से भरा सेशन होता है। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए, आपको फायदा होगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए दोस्तों, हम लोग भारतीय सशस्त्र सीमा के बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा जिसमें थल सेना, जल सेना और वायु सेना आता है। तो थल सेना के प्रमुख तो आप लोग जान चुके हैं, मनोज मुकुंद नरवणे। वायु सेना के प्रमुख को भी आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो याद रखिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और जल सेना के प्रमुख को भी, जिसे नौसेना बोलते हैं, उसके प्रमुख को भी याद रखिए, सुनील लांबा जी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, खासकर रेलवे में तो ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने देखा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही समाचार में चर्चित रहा था पिछले साल 2019 में पुलवामा अटैक जब हुआ था। प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता प्रश्न से ही आपको पता चल रहा है किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यह 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। याद रखिएगा, इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? जैसे जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था तो उस समय भारत की तरफ से कौन गए थे भाग लेने? उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और उधर के तरफ से, मतलब पाकिस्तान की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो वहां के राष्ट्रपति कौन? आयूब खान। याद रखिएगा। और ये बातें भी आपको याद रखनी है। जब ये आपसे पूछ सकता है कि कब हस्ताक्षरित हुआ था तो ये भी पूछ सकता है कि कहां हस्ताक्षरित हुआ था, तो रावलपिंडी में। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किनके किनके बीच? जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच रावलपिंडी में हुआ था। ओके, अब हम थोड़ा सा जानेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में कि यह जल समझौता क्या है। तो आप लोगों को पता होगा सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कहते हैं। ठीक है, मतलब
मान लीजिए तो पाकिस्तान की यह जीवन रेखा है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, यह बात तो आपको पता होगी। तो सिंधु नदी है, उसके जस्ट नीचे झेलम नदी है, श्रीनगर से निकलती है, फिर चिनाब नदी है, बारालाचाला दर्रा से निकलती है, फिर रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है और फिर सतलज नदी है। मतलब ये 6 नदी है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता में क्या हुआ कि आप ऊपर उत्तर के जो 3 नदी है, मतलब ऊपर के 3 नदी कौन कौन, नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है। सिंधु, झेलम और चेनाब। कौन कौन? सिंधु, झेलम और चेनाब का नाम याद रखिएगा। इन तीनों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, ओके। और 20% पानी इंडिया यूज करेगा, ठीक है। ये था कि ऊपर के जो 3 नदी है सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और नीचे के जो 3 नदी है रावी, ब्यास, सतलज, इसका पानी इंडिया यूज करेगा, ठीक है। इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया, और इसमें 90% से भी ज्यादा पानी इंडिया यूज करेगा और शेष पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ओके। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इंग्लिश वालों के लिए कि चैम्बर कितने हैं मछली के हृदय में, तो याद रखिएगा मछली के हृदय में 2 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है, ओके। कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है कि कुछ लोगों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, लोगों नहीं, कुछ जीव जंतु के हृदय में। पहला याद रखिएगा आप लोग मेढक के, तो मेढक के हृदय में कितना होता है? 3 चैम्बर होता है, ओके। दूसरा याद रखिएगा मनुष्य का, मनुष्य के हृदय में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। फिर आप याद रखिएगा सांप का, सांप देखिए मेढक को खाता है ना, तो सांप और मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होता है। और एक कंगारू का भी पूछते देखा गया एग्जाम में, तो कंगारू के हृदय में 4 चैम्बर होता है। तो मनुष्य और कंगारू के हृदय में 4 चैम्बर होता है। आप लोग याद रख सकते हैं, जिस तरह से मनुष्य अपने बच्चे का ख्याल काफी बढ़िया से रखता है, तो उसी तरह कंगारू भी अपने बच्चे का ख्याल काफी बढ़िया से रखता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मनुष्य और कंगारू के हृदय में 4-4 चैम्बर होते हैं, ओके। आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? जिस तरह से आप कोई भी नया रिकॉर्ड बनाते हैं पूरे विश्व भर में, तो उसे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, तो उसी तरह से रेड डाटा बुक क्या है? यह जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां, मतलब वैसी प्रजातियां जानवरों की हो चाहे पौधों की हो, जो या तो कुछ ही रह गए हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, या वो लुप्त होने वाले हैं, तो उसका ब्यौरा रखती हो, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है। मतलब रेड डाटा बुक मतलब खतरों, जो खतरा में है, जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधा, उससे संबंधित ब्यौरा रखना, ठीक है। तो ये हो गया रेड डाटा बुक। आई होप आपको पता चल गया होगा रेड डाटा बुक के बारे में। अब देखेंगे अगले प्रश्न को कि लेडी विथ अ लैम्प के नाम से कौन मशहूर है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ अ लैम्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जब जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अब जानिए मेरे साथ कि 12 मई को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसी दिन इन्हीं के सम्मान में हम लोग नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा ये कहानी जानिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्यों लेडी विथ अ लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो पहले मैं बता दूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने परिवार सहित इंग्लैंड चली गई, और इंग्लैंड का युद्ध होते रहता था बराबर, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का पूरे विश्व पर कब्जा था। तो इंग्लैंड का 1854 ईस्वी में क्रीमिया के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था? क्रीमिया के साथ युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बुलाया गया, क्योंकि वो पेशे से नर्स थी, तो उसे बुलाया गया कि भाई इस युद्ध में जितने भी सैनिक घायल हो रहे हैं उसको आप उपचार कीजिए आकर, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी उपचार करने जाती थी, सभी रोगियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखती थी, ओके। और ये रात में लैंप ले जाकर सभी रोगियों को देखती थी, सभी सैनिकों को देखती थी। यदि कोई सैनिक लिख नहीं पाते थे तो उनके लिए चिट्ठी लिख देती थी। तो इसी कारण वो लेडी विथ अ लैंप के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि वो रात रात भर जाग जाग कर लैंप से, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था उतना थी नहीं, तो लैंप से रोगियों का उपचार करते थे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लेडी विथ अ लैंप के नाम से जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, ओके। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? गंगा नदी सबसे स्वच्छ नदी भारत की, पूजनीय नदी, राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी के बारे में जितनी बात बोलिए आप लोग कम है। तो गंगा नदी की सहायक नदी इसमें गंडक है। कौन है? गंडक। बाकी 3 किसके सहायक है ये आपको नहीं बताना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले बात करें तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा में 2 नदी है, कौन कौन? तुंग और भद्रा।
ये केबीसी में पिछले साल केबीसी में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नदी दो नदियों के मिलन से बना है। तो तुंगभद्रा जो है दो नदी के मिलन से बना है, एक तुंग और एक भद्रा, और ये दोनों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। फिर ब्यास की बात करें, ब्यास की बात पहले भी हो चुकी है सिंधु जल समझौता में, तो मैं फिर भी अभी बताता हूं कि ब्यास नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ओके, ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। और बाकी मानस किसकी सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और मानस के किनारे ही मानस नेशनल पार्क बसा हुआ है असम का। ये सारी बातें तो आपको पता होगी ही, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, नोट्स कर लीजिए आप लोग। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे कि राव का फुल फॉर्म क्या है। राव, आप लोगों ने बहुत सारी मूवी राव पर बेस्ड देखी होगी, जैसे मैं बताता हूँ राजी। राजी बहुत बढ़िया मूवी थी, आलिया भट्ट की थी, ठीक है। तो रा मूवी को आप लोग देखिए, सॉरी मूवी का नाम राजी था, उसको देखिए। रा के बारे में मैं बताता हूँ। अभी प्रश्न पूछ रहा है कि राव का पूरा नाम क्या है, तो राव का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बात बताता हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1968 में हुई थी। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? सामंत गोयल है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। आपको बस याद रखना है कि इसके चेयरपर्सन अभी कौन है? सामंत गोयल है, बस आपसे यही पूछ सकता है। ओके, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सबसे पहले टर्म आप लोग, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जल डमरू मध्य क्या है। जल डमरू मध्य, जैसा कि नाम से डमरू जैसी आकृति, दो बड़ा बड़ा जल का क्षेत्र है, उसमें डमरू जैसी आकृति बनी हुई हो, और बीच से जब जल पार होती हो तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में आया हो तो मान लीजिए हिंद महासागर है, और मान लीजिए यह प्रशांत महासागर है, तो इसके बीच मान लीजिए कोई जल संधि है। जल संधि, इसका हिंदी होता है जल संधि। जल डमरू मध्य या जल संधि इसी को ही बोलते हैं। तो जल संधि मतलब दो बड़ा बड़ा जल का क्षेत्र है, उसको जो मिलन करवाए उसे जल संधि कहते हैं। तो इसको याद रखना है। पूछा है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। आप लोग यदि भारत के नीचे देखे होंगे, सॉरी तो मैं फिर गलत बन गया, ये जो भारत का नीचे ऐसे देखे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे श्रीलंका है, बीच में कुछ खाली जगह है, तो यही जल डमरू मध्य है, और इसको नाम दिया गया है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? पाक जल डमरू मध्य। ओके, और बहुत सारी बातें हैं जल डमरू मध्य के बारे में। इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट है डेविस जल डमरू मध्य, इसको याद रखिएगा, किसके किसके बीच है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है, बस यही याद रखना है आपको। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना आम बात है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे कि पूरा विश्व में जो लोहा उत्पादन होता है उसका करीब 8% लोहा जो है ना जंग लगने के कारण नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना एक समस्या है। तो लोहे पे जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जब यह नमी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो इस पर काला काला सा लग जाता है, जिसको जंग बोलते हैं। और यह प्रश्न काफी पॉपुलर है कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है। याद रखिएगा इस बातों को। ओके, अब लोहे पर जंग लगने से कैसे बचाएंगे? तो उसको आप पेंट कर दीजिए या सरलेपन कर दीजिए। आप लोग यदि घर बनते देखे होंगे, तो यदि मान लीजिए खिड़की लगी है आपके पास, लोहे की खिड़की लगी, तो आप उस पर सबसे पहले पेंट मारते होंगे या प्राइमर मारते होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जंग लगने से बचाया जा सके। तो ये सारी बातें हैं, आपको याद रखना है कि लोहे पर जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है यह पल्लव के शासनकाल में बनाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले पल्लव की बात कीजिए कि पल्लव वंश जो था अपने स्थापत्य कला के लिए बहुत ही फेमस था। यह जो है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के जितने मंदिर है वो कौन शैली पर बने हैं? द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली पर इसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, ठीक है। किसने? पल्लव ने। ओके, तो पल्लव वंश के शासक। अब हम बात करेंगे इस मंदिर के बारे में जो प्रश्न में पूछा गया है। मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ का है? कांचीपुरम का। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किस लिए? अपनी पत्नी के कहने पर। पत्नी उसकी नाराज हो गई कि हमारे लिए कुछ बनवाओ, तो कहा रुको हम तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवा देते हैं। तो उसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में कैलाशनाथ कौन है? शिव और पार्वती। तो शिव और पार्वती के डांस कंपटीशन का चित्रण किया गया है, ठीक है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है सभी बहुत ही शानदार तरीके से बने हुए हैं। आप लोग जाकर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा देखने में। पत्थरों को काट काट कर मंदिर बनवाया गया था।
ठीक है, तो आई होप कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया आप लोगों को याद होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि वर्ष 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट करवाया? तो गैरेट मॉर्गन। गैरेट मॉर्गन ने वर्ष 1923 में ये जो ट्रैफिक सिग्नल होता है 3 वाला, इसको पेटेंट करवाया था, मतलब कि हम बनाए हैं, ऐसा उसका कहना था। किसका? गैरेट मॉर्गन का। और बाकी ट्रैफिक सिग्नल को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि उसमें क्या क्या होती है, तो बस वही आप लोग याद रखिएगा, इसमें और कुछ ज्यादा बातें बताने के लिए है ही नहीं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि गैरेट मॉर्गन कहाँ के निवासी थे, तो केंटुकी यूएसए का एक शहर है, और गैरेट मॉर्गन भी केंटुकी के निवासी थे, याद रखिएगा आप लोग। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों के फोन में होगा। प्रश्न क्या है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? सभी आप लोग जानते होंगे, यदि कोई आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बोलता है वी वांट टू टर्न ऑन योर जीपीएस, ठीक है, लोकेशन। आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि लोकेशन होता है जीपीएस। लोकेशन का मतलब, सॉरी ये उत्तर नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसका फुल फॉर्म पूछा है, जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, याद रखिएगा जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओ माय गॉड। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत जल्द हम लोग 14वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में, याद रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। अब देखिए 2017 का एक विश्व धरोहर है जो आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला भारत का शहर है कौन? अहमदाबाद। भारत के सबसे पहला शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? 2017 में। मतलब भारत में विश्व धरोहर में पहला शहर था अहमदाबाद। ओके, और फिर अब बात आई है 2019 में। 2019 में पिंक सिटी जयपुर को दूसरे शहर के रूप में नामित किया गया। किसमें? यूनेस्को के विश्व धरोहर में। अभी तक भारत में 38 टोटल यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल है। ओके, विश्व धरोहर से बहुत सारे फायदे होते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी पर्यटक यहाँ आया तो वो किस लिए आएगा? वो देखेगा कि भाई यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या क्या शामिल है, और वहां जाके वो खरीदारी करेगा, शॉपिंग करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा। ओके, तो ये जो प्रश्न था कि 2016 में विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के महुआडीह में, आपको याद होगा, डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना, DRLW। ओके, अब इसका नाम चेंज किया जा रहा है। इधर हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर को नोटिस आया है कि इसका नाम चेंज करके क्या किया जाएगा? बनारस रेल इंजन कारखाना इसका नया नाम होने वाला है, ठीक है। तो बस इधर हाल ही में नोटिस आया है, अब डीजल रेल इंजन कारखाना से नाम इसका चेंज हो रहा है। हाल फिलहाल में आपको पता होगा जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। तो योगी के सरकार में नाम चेंज करने का तो सिलसिला जारी ही है, तो ये कॉमन बातें हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत के पहले, जब भारत परतंत्र था, मतलब जब अंग्रेजों के गुलाम में था, तो सबसे पहले चुनाव कब आयोजित किए गए थे? आपको पता होगा 1935 के बाद सरकार अधिनियम जब हुआ था तो उस समय चुनाव आयोजित किए गए थे। लेकिन नहीं, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में कब? स्वतंत्र भारत में जो चुनाव चला था वो 4 महीनों तक चला था, 1951 से 1952 तक। कब से कब तक चला था ये मैं बता दूं, 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो ये 4 महीनों से ज्यादा चुनाव चले थे। और सबसे पहला वोट कहाँ पड़ा था, ये मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न खोज कर लाया हूँ। यदि पूछ दिया कि सबसे पहला वोट कहाँ पड़ा था, तो हिमाचल प्रदेश का। शहर का नाम भी बता दूं, चिली तहसील, ठीक है। जो तहसील का नाम है वो चिली तहसील है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के। तो याद रखिएगा इतनी सारी बातें पहले आम चुनाव के बारे में जो 1951 से 1952 तक चला था, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मीना माता रोग होता है? रोग का नाम याद रखिएगा, क्या है? मीना माता रोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिथाइल भखरी, नहीं मरकरी, मिथाइल मरकरी। तो मिथाइल मरकरी के कारण कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग। ये हुआ ये कि जापान का एक शहर है मीना माता, सबसे पहले मछली खाने के कारण वहां ये रोग की पुष्टि हुई थी। तो चूंकि मीना माता शहर में ये रोग की पुष्टि हुई तो उसी के नाम पर इस रोग का नाम मीना माता रोग पड़ गया। ओके, किसके कारण होता है? तो मिथाइल मरकरी के कारण। मरकरी का मात्रा बढ़ जाता है शरीर में, इस कारण लोगों की मौत हो जाती है और मीना माता रोग हो जाता है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कंपोस्टिंग कहा जाता है। यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे तो ये आपके लिए नॉर्मल बात है। कोई कचरा सड़ गया उसे आप लोग एक जगह इकट्ठे करते जाते हैं, और जब मौसम आता है धान की खेती करने का तो उसे आप लोग कंपोस्ट खाद के रूप में खेतों में जाकर छिड़क देते हैं ताकि खेतों का उर्वरता बढ़ी रहे। तो
तो कंपोस्टिंग गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 19वां प्रश्न है, थोड़ा सा मैं प्रश्न ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन। हम लोगों को तो ऑक्सीजन के दुश्मन है, ऑक्सीजन खूब सारा लेते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का यदि मैं हिंदी करूं तो इसका हिंदी होता है पादप प्लवक। क्या होता है? पादप प्लवक। तो यह हरा हरा जो होता है, मान लीजिए ये शैवाल टाइप का होता है, तो ये काफी छोटा छोटा होता है और हरा हरा होता है, और जब यह एक जगह बहुत सारा जमा हो जाता है तो ऐसा कलर हो जाएगा पानी का। मान लीजिए यदि हरा हरा है तो पानी का कलर हरा हो गया। ठीक है, यदि लाल लाल है तो पानी का कलर लाल हो गया। जैसे सेरोगेसिस सी है, सेरोगेसिस सी आप लोग नाम सुने होंगे, अटलांटिक महासागर में। तो ये सारी बातें हो गई इसके बारे में, लेकिन जो प्रश्न है उसके बारे में जानिए कि फाइटोप्लैंक्टन जो है यह आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है अणु के रूप में। ठीक है, मतलब O2 आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, कौन? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो आई होप फाइटोप्लैंक्टन के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? मतलब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं कब? जब आपकी उम्र हो जाए 25 साल। 25 साल से कम जब आपकी उम्र रहेगी तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन वोट देने की उम्र क्या है न्यूनतम? 21 नहीं, ये तो शादी करने की उम्र है। 18 साल, 18 साल जब आपकी हो जाएगी तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन जब आपको मुख्यमंत्री बनना है या MLA बनना है तो उसके लिए आपकी उम्र चाहिए 25 साल। ठीक है, तो ये सारी बातें बाकी आपको पता होगी। अब आप लोगों ने 20 क्वेश्चन तक एंजॉय किया, थोड़ा सा अपना हाथ चलाइए और कमेंट कीजिए कि मुख्यमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये आपको कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं इतना देर आपको समझाया, इतना देर बताया, तो आप प्लीज वीडियो को यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। क्या कमेंट कीजिएगा? जो प्रश्न मैंने अभी पूछा है वो। और यदि काफी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करना है? शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया? पहले जंतर मंतर क्या है? ये जादू टोना नहीं है जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है वेधशाला है। वेधशाला का मतलब होता है वहां से बैठकर आप ग्रहों की दिशा, तारों की दिशा, ये सब का अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं। उसे कहते हैं वेधशाला। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ये सब के काफी शौकीन थे। ठीक है, तो इन्होंने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। वे 5 शहर कौन कौन है ये मैं आपको बता दूं। आपसे प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो इसका नाम, पहला शहर का नाम आप लोग दिल्ली याद रखिएगा, दिल्ली में है। दूसरा उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है। फिर वाराणसी में हो गया, फिर मथुरा में हो गया, फिर जयपुर में हो गया। कहाँ कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बार बार नीचे अटक रहा है। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? हाल फिलहाल में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया, अटल सुरंग का। किनके द्वारा? मोदी जी द्वारा। ये सारी बातें आपको पता होगी। लेकिन वो रेल सुरंग नहीं, वो रोड सुरंग है। ठीक है, रोड सुरंग है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है, तो यह जो है पीर पंजाल सुरंग है, जिसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखिए कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है, तो पीर पंजाल सुरंग है, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहते हैं। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यदि मैं एक्यूरेट लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 11 किलोमीटर 215 मीटर है। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या याद रखना है? यह पूछा है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया कि भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कौन सा है, तो उसमें प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या उत्तर हो जाएगा? उसमें हो जाएगा चेरलोपल्ली और रेपरू के बीच है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 1 साल पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था। आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली और रेपरू के बीच इस सुरंग का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 6.6 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग है। सुरंग की जरूरत क्यों हमें पड़ती है? क्योंकि हमें कभी भी यातायात में बाधित ना हो, मतलब हमारा यातायात हमेशा निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए सुरंग की जरूरत पड़ती है। तो आई होप इन सारी बातों को आप लोगों को पता चल गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? बंगाल सती अधिनियम मतलब सती प्रथा पर निषेध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बहुत ही बेहतरीन काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन राजा राम मोहन राय को आप नहीं भूल सकते हैं, उनका बहुत ही अहम योगदान था सती प्रथा, बाल विवाह ये सब रोकने के लिए। देखिए,
सती प्रथा क्या था कि मान लीजिए कि आप लड़की है, आपकी उम्र 18 साल है और आपकी शादी हो गई 50 साल के बुढ़े के साथ, ठीक है। तब यदि मान लीजिए कुछ साल बाद 10-20 साल बाद तो उसको मरना ही है, तो बुढ़ा मर गया, तो होता क्या था सती प्रथा में कि जब बुढ़ा मर गया तो आपको भी उस समय उसके अर्थी पर, मतलब उसके चिता पर बैठकर आपको भी जल जाना होता था। वही सती प्रथा था, जो बहुत ही खराब प्रथा थी। ऐसा कहीं पर उल्लेख है नहीं, लेकिन आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे, तो उसमें भी सती प्रथा दिया गया था, जिसमें जौहर की थी पद्मावती। आप लोग ये सारी बातें देखे होंगे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया गया था, जो सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। और इससे एक कानून बनाया गया कि भाई आप लोग यदि सती प्रथा को बढ़ावा देंगे तो आपको जेल होगी, और उस समय के जो भी कठोर कानून थे वो बनाए गए थे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 23वां प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 24वां प्रश्न होगा। प्रश्न है कि सप्तऋषि नाम है एक किसका? सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है। किसका नाम है? तारामंडल का नाम है। सप्तऋषि किधर दिखता है? पहले थोड़ा सा ये जानिए, सप्तऋषि दिखता किधर है? तो पृथ्वी है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए हैं, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला तारा है, तारा नहीं तारामंडल है क्या? सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि कैसा होता है, इसका यदि मैं लोकेशन बताऊं तो ये 4 तारे होते हैं, 4 कोना पर होते हैं, और 3 तारे इस टाइप से होते हैं। मान लीजिए कि लगता है कि एक पतंग उड़ रहा है, और भारत में सप्तऋषि तारामंडल के नाम पर 7 ऋषियों के नाम रखे गए हैं। यदि मैं एक बार उन ऋषियों का नाम बता दूं तो आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। क्या क्या नाम है? क्रतु नाम है, पुलह नाम है, पुलस्त नाम है, अत्रि नाम है, अंगिरस नाम है, और वशिष्ठ और मारीची। तो ये 7 ऋषियों के नाम है जो सप्तऋषि तारामंडल के नाम पर रखे गए हैं। ओके, तब हम अगले प्रश्न को देखेंगे, 25वें प्रश्न को, कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यदि विवाद हो गया तो उसका फैसला कौन करेगा? हमेशा उच्चतम न्यायालय करेगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनावों का फैसला कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, निर्वाचन आयुक्त करेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसका फैसला आपको उच्चतम न्यायालय को करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को करना है, ठीक है। तो अभी भारत में राष्ट्रपति कौन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य कौन है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी, तो हम उसमें समय न जाया करेंगे। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये तो देखने पर पता चलेगा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? गोवा के बारे में आपको फैक्ट्स पता होनी चाहिए कि गोवा सबसे पहले किसके कब्जे में थी? ओहो, अंग्रेजों की नहीं, पुर्तगालियों की कब्जे में थी। किसके कब्जे में थी? पुर्तगालियों की। 18 दिसंबर 1961 को जब गोवा को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय हुआ, तो बस उसके जस्ट एक दिन बाद ही गोवा 19 दिसंबर को पूरी तरह से पुर्तगालियों से स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन उसके कुछ सालों बाद 1967 को गोवा को ऑप्शन दिया गया कि भाई आप लोग महाराष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गोवा ने बहुत बढ़िया किया कि वह महाराष्ट्र में शामिल नहीं हुआ। यदि वह महाराष्ट्र में शामिल होता तो हो सकता है वह कोई महाराष्ट्र का छोटा जिला बनकर रह जाता। लेकिन आज गोवा ऐसा है कि सभी लोग गोवा जाने को तरसते हैं, ठीक है। सभी खासकर युवा तो जाने को तरसते ही है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं गोवा का चकाचौंध। लेकिन अभी भी गोवा का आप लोग कल्चर जाकर देखिएगा तो पुर्तगाली ही आपको दिखेगा कल्चर उसका, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। गोवा के बारे में आप लोगों ने देखा। अब अगले प्रश्न को देखिए कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न आपको बता रहा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कब गठित किया गया था? 1928 में। और ये जो चारों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये चारों गठन के समय मौजूद थे। लेकिन इसमें अध्यक्ष किनको बनाया गया? श्रीनिवास आयंगर को। और बाकी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को इनका सचिव बनाया गया। यही जब आगे बढ़ा तो फिर पूर्ण स्वराज की मांग हुई और बहुत सारे बातें हुई। तो आप लोग याद रखिएगा कि श्रीनिवास आयंगर को क्या किया गया था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। और बाकी यदि सचिव पूछ दे तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को इसका सचिव बनाया गया था, ठीक है। तो यह प्रश्न हुआ, इसमें ज्यादा कुछ बातें बताने को थी ही नहीं। अब अगले प्रश्न को और हम लोग रुख करेंगे। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग ऐसे तो याद नहीं होगा आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन यदि मैं बात करूं कि भाई दांडी मार्च जब किए थे गांधी जी, कब किए थे, तो हाँ, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। कब? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा में सबसे पहला काम यही किया गया कि नमक कानून को तोड़ा गया। जगह जगह पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। इस कांड में बहुत सारी कांड हुई थी, मतलब इस आंदोलन में बहुत सारी बातें हुई थी। और इस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ यह था कि भारत की जो कुछ स्वराज की मांगे थी, स्वराज की नहीं,
नेहरू कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे ठुकरा दी गई थी। तो उसके बाद अब भारत के लोगों के पास कोई रास्ता थी ही नहीं, उनको बस क्या करना था, अब आंदोलन करना था। तो अब उसी कड़ी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ और उसमें सबसे पहला था दांडी मार्च। स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। इस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। मुझे आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन करीब 70,000 की 75,000 नेताओं को जेल में ठूसा गया था। ओके, तो बस आपको याद रखना है, ज्यादा कहानी नहीं जानना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ा चैप्टर है, कहानी आप लोग जान चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। बस प्रश्न को देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। ओके, याद रखिएगा। हम 29वें प्रश्न की ओर चलेंगे। में शेयर बाजार के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो भारत में सेबी जो है शेयर बाजार के लिए प्रधान नियामक संस्थान है। मतलब सेबी यह देखता है कि उसके जो शेयर बाजार है उसमें क्या बढ़िया बातें हो रही है, क्या खराब बातें हो रही है, क्या उसको सुधार करने चाहिए, क्या उसको लोगों के लिए नियम कानून बनाना चाहिए। ये सारा काम सेबी का है। बाकी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में आपको नहीं जानना है, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब आपको क्या करना है कि सेबी के चीफ पर्सन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये बातें आपको कमेंट करके जवाब में देनी है। ओके, अब हम 30वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो रेशम का सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया था? चीन में। कहानी ऐसा है, चीन में एक व्यक्ति एक बार सहतूत के वृक्ष के नीचे बैठकर चाय पी रहा था। तो ऊपर से सहतूत के वृक्ष से कुछ गिरा, गोल जैसा कुछ गिरा और उसके चाय में अंदर डूब गया। उसके बाद जब वो ऊपर आया तो उसमें देखा कि भाई इसमें तो कुछ रेशा रेशा जैसा है। तो बोला वाह, इसे तो हम यूज में कर सकते हैं। तब से रेशम की खोज हो गई और रेशम कपड़ा बनने लगा। ठीक है, यदि रेशम के उत्पादन की बात करें तो चीन के बाद अभी वर्तमान में भारत दूसरे नंबर पर है रेशम के उत्पादन में। और रेशम का जो वीडियो है, सॉरी, रेशम का जो एक प्रश्न है, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तसर सिल्क, तसर सिल्क जो है कहाँ का है? तसर सिल्क तो भागलपुर का है। एक और पूछा जाता है आपसे मुगा सिल्क, मुगा सिल्क कहाँ का है? तो मुगा सिल्क असम का है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। आई होप कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितने प्रश्न पूछे गए कमेंट में जवाब देना है। एक नोटिफिकेशन और आपको मैं बता दूं कि CHSL का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो प्लीज पढ़ाई पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए। कोरोना तो चलता ही रहेगा, इसके साथ तो हमें अभी जिंदगी जीनी ही है। ओके, और यदि आपको कोई भी विषय का, खासकर जीके जीएस में कोई भी नोट्स पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर विजिट कीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट है, आप लोगों के फायदे के लिए है। उस पर जाइए और आपको सारी विषय की नोट्स मिल जाएगी विषयवार, तो आपके पढ़ाई में सहूलियत होगी। ओके, तो आप लोग जाकर पढ़िए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम पर अपना प्यार बनाए रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।